वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखेंगे वर्धन डायनेस्टी को, जो कि पुष्यभूति डायनेस्टी के नाम से भी जानी जाती थी। इसको देख लेते हैं इस वीडियो में। बहुत छोटा वीडियो होने जा रहा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये डायनेस्टी के बारे में हमें सोर्सेज कहाँ से पता चलते हैं। तो वो सोर्सेज हैं, कुल मिला के 3 से 4 सोर्सेज हैं। और पहला सोर्स है हर्षचरित, जिसको कि बाणभट्ट ने लिखा था। ये बाणभट्ट हर्षवर्धन का ही दरबारी कवि हुआ करता था, उसके कोर्ट में बैठा हुआ था और उसी का ये फ्रेंड भी हुआ करता था। साथ ही साथ कादम्बरी भी बाणभट्ट ने ही लिखी है। ये दोनों को दोनों हर्ष के बारे में ज़्यादातर बताती हैं चीज़ें। इसके अलावा आर्य मंजूश्री मूल कल्प, ये एक महावंश जो बुद्धिज़्म की बुक है, वहाँ से है। ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड ये बुक है। इसमें भी दिया गया है, क्योंकि हर्षवर्धन ने बुद्धिज़्म को भी पैटर्नाइज किया था, इसीलिए इस बुक में भी उसका वर्णन मिलता है। साथ ही साथ हर्षवर्धन अपने आप में कलाकार था, वो कवि भी था, लेखक भी था। तो उनने कुछ किताबें लिखी थी। इसमें था पहले प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदी। ये तीनों किताबें थी जिसके माध्यम से हमें उसके साम्राज्य के बारे में और उसके जीवन के बारे में जानने को मिलता है। ये थे सोर्स। कुल मिला के ये 3-4 सोर्सेज ही होते हैं जिसको हमें याद रखना चाहिए। अब देख लेते हैं कि इस डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे। तो इस डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यभूति, महाराज पुष्यभूति। ये पुष्यभूति जो थे, इन्हीं के नाम पे इस डायनेस्टी का नाम पुष्यभूति डायनेस्टी पड़ गया। इन्होंने क्या किया था, जो गुप्ता डायनेस्टी थी, बहुत बड़े एरिया में भारत के फैली हुई थी गुप्ता डायनेस्टी, उस डायनेस्टी से अलग होके अपने आप को अलग कर लिया था। बेसिकली जो हमारा ये इंडिया है, इंडिया में ये गुजरात और यहाँ पे लगभग पड़ता है हरियाणा। हरियाणा में एक जगह है थानेश्वर, और उस थानेश्वर के छोटे से एरिया को इन्होंने अपने को मुक्त कर लिया था। लगभग मुक्त कर लिया था, पूरी तरह से नहीं हो पाए थे। तो ये अपने आप में सोवरेन तो नहीं थे, स्वायत्त नहीं थे, पूरा अधिकार इन्होंने नहीं दिया हुआ था और गुप्ताज के थोड़े अधीन थे, पर अलगाव वाली नीतियाँ थी इनकी। इसीलिए ये एक नई डायनेस्टी की स्थापना करते हैं, पुष्यभूति डायनेस्टी। तो बस हमें इनको इसीलिए याद रखना है क्योंकि इन्होंने इसको फाउंडर थे इसके। इसी के साथ साथ इन्होंने जो कैपिटल बनाई थी उस वक्त थानेश्वर या फिर थानेश्वर, ये 2 नाम मिलेंगे आपको, जो कि हरियाणा में है आजकल। बाद में कैपिटल हर्षवर्धन के वक्त में कन्नौज हो गई थी। अब इसके बाद दो रूलर्स और आते हैं और ये भी सोवरेन नहीं थे पूरी तरह से। ये थे आदित्य वर्धन और प्रभाकर वर्धन। इसमें जो आदित्य वर्धन थे, ये इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रभाकर वर्धन के बारे में जानकारी है और ये बड़े इंपॉर्टेंट किंग है, इसको देख लेते हैं। प्रभाकर वर्धन जो है ये किंग बनेंगे पुष्यभूति डायनेस्टी में अगले, और ये इनको बोला जाता है रियल फाउंडर। अब ये रियल फाउंडर क्यों बोल रहे हैं, ये पुष्यभूति फाउंडर है और ये रियल फाउंडर। असलियत में इन्होंने अपने आप को सोवरेन कर लिया था, आज़ाद हुए थे एक तरीके से गुप्ताज से और अपने आप को अलग कर लिया था, अपने क्षेत्र को अलग कर लिया था। रियल फाउंडर थे इन्होंने, इसीलिए कुछ टाइटल्स भी लिए। जब कोई व्यक्ति अलग हो जाता है और अपनी अलग छवि बना लेता था कोई राजा, तो कई सारे टाइटल्स को लिया करता था, उपाधियाँ थी। तो ये कुछ एक उपाधि थी परम भट्टारक और महाराजाधिराज। अब इस महाराजाधिराज उपाधि से ही पता चलता है कि इसके क्षेत्र में बहुत बड़ा एरिया था, और परम भट्टारक से भी। साथ ही साथ ये सोवरेन किंगडम इन्होंने बनाया था अपना। उसकी जो बाउंड्रीज थी आजकल पंजाब और मालवा से के बीच में थी। पंजाब वाला एरिया है और मालवा जो कि आजकल मध्य प्रदेश पड़ता है, वहाँ तक का क्षेत्र था। तो इतने बड़े एरिया में जो खासकर सेंट्रल इंडिया और साथ ही साथ जो नॉर्दर्न इंडिया था, गंगेटिक प्लेन, इन सब एरिया में इनका थोड़ा कब्जा हो चुका था उस वक्त तक इस साम्राज्य का। आगे देखते हैं कि जो प्रभाकर वर्धन थे, बहुत इंपॉर्टेंट किंग थे। इनके भी कुछ सक्सेसर आए, उनके पुत्र आए, है ना। उसमें इनकी एक बेटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, राज्यश्री, नाम था राज्यश्री। और इनके 2 बेटे थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। बड़े था राज्यवर्धन और छोटा था हर्षवर्धन। और ये लड़की भी बहुत बड़ी थी, राज्यश्री। वैसे तो राज्यश्री को किडनैप कर लिया था, बाद में इनको प्रिजन में डाल दिया गया था एक राजा के द्वारा। राज्यवर्धन के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं, ये अगले किंग बनते हैं। बेसिकली राज्यश्री को मौखरी के जो किंग है ग्रहवर्मन, इनसे इनका शादी हो जाता है, दोनों की इनकी विवाह होता है। और इसके बाद जो ये देवगुप्त होता है, जो कि मालवा का किंग होता है, ये ग्रहवर्मन को मार डालता है जान से और राज्यश्री को कैद कर लेता है। अब राज्यश्री कैद में है तो उसका जो भाई होता है, जो कि किंग बना होता है पूरे भारत का, उसका नाम होता है राज्यवर्धन। अब ये राज्यवर्धन देवगुप्त को मार देता है बदले में, अपनी बहन को छुड़ाने के लिए इसको मार देता है। पर साथ ही साथ इधर एक और राजा होता है जो कि बंगाल का राजा होता है। यहाँ पे बंगाल है, बंगाल में एक डायनेस्टी चल रही होती है गौड़ डायनेस्टी, गौड़, तो इसीलिए उसको बोलते हैं गौड़ किंग। तो गौड़ किंग था बंगाल का उस वक्त शशांक। अब इस शशांक ने क्या करा, इस राज्यवर्धन को मार दिया।
क्योंकि इस देवगुप्त और इसकी शशांक की अंदर ही अंदर में साठगांठ थी, यानी कि इन्होंने भी अपनी ट्रीटी कर रखी थी, ये दोस्त थे आपस में। तो इन्होंने मिलकर मार दिया राज्यवर्धन को। अब राज्यवर्धन मर गया तो कौन पुष्यभूति डायनेस्टी पे अगला राजा बनेगा? वर्धन डायनेस्टी पे तो अगला राजा बनाया जाएगा हर्ष को, हर्षवर्धन को बनाया जाएगा। उस वक्त हर्षवर्धन 16 ही वर्ष का होता है और 606 एडी में इसको पूरे भारत का राजा बना दिया जाएगा और पुष्यभूति डायनेस्टी का अगला किंग बन जाता है। इसका जन्म हुआ था 590 एडी में, कोरोनेशन 606 एडी में हुआ। जस्ट 16 साल की एज थी इसकी उस वक्त। इसने क्या करा, बदले के लिए अपने शशांक को, जो कि बंगाल का किंग होता है, उसको हराया। साथ ही साथ राज्यश्री को बचा लिया। अब राज्यश्री को बचाने में एक व्यक्ति ने इसकी मदद की थी और वो था बुद्धिस्ट मॉन्क, उसका नाम था अतीश दिवाकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है और ये डायरेक्ट पूछा गया है एक आधे एग्जामिनेशन में, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अतीश दिवाकर का नाम आप लोग भी याद रखिएगा। अगली बात जो हम देखते हैं, हर्षवर्धन किंग बन चुका है, बदला भी ले चुका है, अब ये थोड़े काम करेगा। बेसिकली कई बार बोला जाता है कि हर्षवर्धन ने अपनी बहन को छुड़ा तो लिया, अब छुड़ाने के बाद उसी को गद्दी पे बिठा देता है और इसकी बहन कहती है कि तुम भाई मेरी तरफ से शासन करो। बेसिकली कई बार ये भी बोला जाता है कई सारे हिस्टोरियंस के द्वारा कि हर्षवर्धन कभी किंग बना ही नहीं, वो अपनी बहन के नाम से ही शासन करता रहा। तो ये बात भी कहीं ना कहीं सच साबित होती है, कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं ऐसा। और ये भी फैक्ट है कि वो राजा बना कहीं, ये भी है। ये अपनी कैपिटल को शिफ्ट करेगा थानेश्वर से कन्नौज में। कन्नौज वैसे सेंट्रलाइज था पूरे इंडिया में, इसलिए कन्नौज को उन्होंने बनाया। और ये कई बार कई हिस्टोरियंस ने इसको लास्ट हिंदू रूलर भी बोला हुआ है। इसमें लेकर थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स हैं। कई सारे हिस्टोरियंस बोलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान था, अगर आप गूगल करेंगे तो उसमें पृथ्वीराज चौहान दिखा देगा। और साथ ही साथ यहाँ तक कि बोला जाता है हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि हेमू, उसको भी लास्ट हिंदू रूलर बोला जाता है भारत का। पर ये वाला भी एक फैक्ट है, इसलिए मैंने बता दिया। कुछ हिस्टोरियंस इसको भी बताते हैं। साथ साथ इसके बारे में और जान लेते हैं। चाइनीज़ ट्रैवलर होता है जो कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड कुछ सर्च करने के लिए भारत में आया होता है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए बुद्धिज़्म से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ वो ले सकता था भारत से ले गया। उस व्यक्ति का नाम था वेन सांग। अब ये आता है हर्षवर्धन के वक्त में ही, और हर्षवर्धन के कोर्ट में ही कई सालों तक ये रहता है, उसके दरबार में रहेगा, उनके साथ मिलकर काम करेगा। और इनने अपनी एक किताब लिखी थी CU की, ये बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस बुक को याद कर ले एकदम, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आ चुका है पहले ही। इसी के साथ साथ इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन गुप्ताज के वक्त में हुआ करता था, सेम टू सेम वही एडमिनिस्ट्रेशन इसके वक्त में भी हुआ करता था। अब गुप्ताज में कौन सा होता था? तो गुप्ताज में 3 लेवल का लगभग हुआ करता था, 3 से 4 लेवल होता था। बेसिकली मैंने 3 लेवल आपके लिए निकाला है। पहला होता था सबसे ऊपर सेंटर यानी कि किंग सेंटर को रूल करता था, उसके नीचे होता था विश्व को विश्वपति रूल करता था, और विश्व से नीचे होता था ग्राम को ग्रामिका रूल करता था। ये मेन ऑफिसर थे। इसके बारे में ये भी पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में। उस वक्त स्लेवरी नहीं थी, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में दास प्रथा नहीं थी। साथ ही साथ जो पुअर सब्जेक्ट्स थे, जो लोग गरीब थे और हर्षवर्धन के शासनकाल में उसके राज्य क्षेत्र में रहते थे, उनका अच्छे से ख्याल रखा जाता था। हैवी टैक्सेस नहीं थे, पहले के राजा लोग बहुत अधिक टैक्स लगाते थे पर ये नहीं लगाया। उसी के वक्त में जो महासामंत जो होते थे, सामंतों के माध्यम से बेसिकली शासन किया जाता था। ये फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, फ्यूडेटरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं के द्वारा देखा जाता था। आगे चलते हैं और इनकी इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। इनकी इकोनॉमी उस वक्त, इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें थी, तो उस वक्त जो टैक्स था वो सिर्फ 1/6 था। हमने देखा था कि मौर्य के वक्त में भी 1/6 हुआ करता था, इसके वक्त में भी 1/6 हो रहा है। यानी कि ये जो बात है, जो पुअर का ख्याल रखते थे और हैवी टैक्सेस नहीं है, तो एकदम सही बात साबित होती है यहाँ पे। ये उस वक्त जो भारत की इकोनॉमी थी वो सेल्फ सफिशिएंट थी, यानी कि हम बाहर से ज़्यादा कुछ इम्पोर्ट नहीं करते थे, ज़्यादातर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर अपने यहाँ पे एक तरह की ब्लॉक्ड इकोनॉमी जैसे बोल सकते हैं। सेल्फ सफिशिएंट थे, हमारा खुद का काम इंडिया के उत्पादों से ही चल जाता था। इसी के साथ साथ वहाँ की आर्मी के बारे में जानते हैं। आर्मी में कैवलरी प्लस इन्फेंट्री प्लस चैरियट प्लस एलिफेंट्स हुआ करते थे। बहुत तगड़ी सेना थी इनकी और कईयों को इन्होंने धूल चटाया था। इनके रिलीजन के बारे में जानते हैं। वैसे आर्मी के बारे में एक चीज़ और है कि जब भी पुराने समय में एंशिएंट इंडिया में आप लोग पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा कमांडर हुआ करता था आर्मी का, वो होता था किंग खुद। रिलीजन्स में जो हर्षवर्धन था और इस वक्त के जितने भी राजा थे वो टॉलरेंट
किंग थे, जितने भी रिलीजन थे उन सबको सही से रहने का अधिकार था एम्पायर के अंदर। साथ ही साथ इन्होंने जो महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म उसको भी पैट्रोनाइज किया, और एंसेस्टर जो थे इनके वो सन वर्शिपर थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सूर्य की पूजा करते थे, और स्वयं ये जो हर्षवर्धन था ये भगवान शिव का बहुत भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था। इसने भगवान शिव के लिए भी कुछ काम वाम करवाया था। इसने शिव जी का डिवोटी था। साथ साथ इसने महामोक्ष काउंसिल जो कि हर 5 साल में ऑर्गेनाइज होती थी उसको प्रयागराज में ऑर्गेनाइज करवाया था, और वहाँ पे ये वेनसांग था, इसको शायद प्रेसिडेंट बनाया गया था वेनसांग को। और इसी के साथ साथ वहाँ की सोसाइटी के बारे में जान लेते हैं कि सोसाइटी में ऐसे क्या क्या चेंजेस आ रहे थे या सोसाइटी की कंडीशन उस वक्त कैसी थी। तो उस वक्त कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट था, वर्ण सिस्टम प्रेवलेंट था। वर्ण सिस्टम में 4 वर्ण थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इससे पता चलता हो कि थोड़ा बहुत भेदभाव तो पक्का होता ही था। साथ ही साथ उसमें सब कास्ट भी थी, कास्ट से भी सब कास्ट। आजकल वैसे भी बहुत सारे सब कास्ट उस वक्त से शुरू हो चुका था ये। उस वक्त डाउरी प्रेवलेंट था, यानी कि दहेज प्रथा प्रेवलेंट थी। साथ ही साथ चाइल्ड मैरिज प्रेवलेंट थी। खासकर एक एग्जांपल तो यही है कि जो ये राज्यश्री थी हर्षवर्धन की बहन, ये खुद शायद 11 या 13 वर्ष की उम्र में जब एडोलसेंसी थी उसी के वक्त में इसका भी विवाह कर दिया गया था। अगली बात है यहाँ पे सती सिस्टम प्रेवलेंट था। ऐसा ही बताया जाता है कि हर्षवर्धन की माँ खुद सती हुई थी। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो एरन इंस्क्रिप्शन है, भारत में एरन इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पे सबसे पहले सती का प्रमाण मिलता है। सबसे पहला और सबसे प्रथम जो प्रमाण है सती का, किसी का भी सती हो जाने का, वो एरन इंस्क्रिप्शन में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद कर लेना आप। और ये सारी जानकारियाँ थी वर्धन डायनेस्टी, जिसको कि पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहते हैं, इनके बारे में। हर्षवर्धन बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट था, हमने इसके बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे गुप्ताज को पढ़ लेने की। काफ़ी लंबा चैप्टर होने जा रहा है वो वाला, क्योंकि गुप्ताज ने बहुत सारे चेंजेस किए थे, बहुत सारे उन्होंने लंबे समय तक शासन किया था, तो उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे हर चीज़ के, और कुछ क्वेश्चन भी मैं डालता रहता हूँ प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू वेरी मच।